नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हम आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम पिछले 3 व्याख्यान से हिंदी निबंध साहित्य पर बात कर रहे हैं और हिंदी निबंध साहित्य जिसका प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ, फिर द्विवेदी युग में आया, विकास हुआ उसका, और उसे चरम उत्कर्ष प्राप्त हुआ रामचंद्र शुक्ल के युग में, छायावाद युग में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध साहित्य के क्षेत्र में जो एक चरम उत्कर्ष दिखाया, एक प्रतिमान स्थापित किया, तो शुक्ल जी को केंद्र में रखते हुए निबंध साहित्य का वर्गीकरण किया गया। शुक्ल पूर्व निबंध, शुक्ल युगीन हिंदी निबंध और शुक्लोत्तर हिंदी निबंध। शुक्ल पूर्व हिंदी निबंधों पर चर्चा हम कर चुके हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध, उनकी विशेषताएं और शुक्ल जी के समकालीन जो अन्य निबंधकार थे, बाबू गुलाब राय आदि, उन पर हम अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे शुक्लोत्तर युगीन, शुक्ल के परवर्ती युग में जो हिंदी निबंध साहित्य रचा गया, उसकी विशेषताएं बताएंगे और कौन कौन से निबंधकार हुए, उनकी कौन सी मूल विशेषताएं थी, कौन सा उन्होंने वर्ण्य विषय स्वीकार किया निबंधों के लिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा आज के व्याख्यान में करेंगे। शुक्लोत्तर युगीन जब हम कहते हैं तो ये वास्तव में छायावादोत्तर युगीन भी हम इसे कह सकते हैं। कविता के क्षेत्र में जैसे छायावाद चल रहा था, उसी तरह से गद्य के क्षेत्र में नाटक के संदर्भ में प्रसाद युग चला और कहानी उपन्यास के संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद्र को धुरी बनाया गया और निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो ये जो शुक्लोत्तर युगीन हम हिंदी निबंध साहित्य की बात करते हैं, तो काल की दृष्टि से देखें तो इसे 1940 से लेकर अब तक पूरा जो समय है वे शुक्लोत्तर युगीन कहलाएगा। और इस युग में जो पूर्व शुक्ल जी से पूर्ववर्ती द्विवेदी युग में जिन्होंने रचना प्रारंभ की, आचार्य शुक्ल के समकालीन भी निबंध साहित्य की रचना कर रहे थे और शुक्ल जी के पश्चात भी उनका निबंध साहित्य आया। पर ऐसे निबंधकारों की बात हम शुक्ल पूर्व निबंधकारों में और शुक्ल युगीन निबंधों में हम कर चुके हैं। हम उन निबंधकारों को इसमें मुख्य रूप से लेंगे जिनके निबंध साहित्य 1940 के बाद आया है। भले ही उन्होंने लिखना 1920 से 40 के बीच में प्रारंभ कर दिया था, परंतु वे निबंध संग्रह जो 1940 के बाद प्रकाशित हुए, उनको हम लेंगे। और इनका भी वर्गीकरण हम नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के रूप में कर सकते हैं। पुरानी पीढ़ी जो आचार्य शुक्ल जी की या द्विवेदी जी के समय से चले आ रहे थे, पर 1940 के बाद उनका निबंध साहित्य आया, और नई पीढ़ी जो 1960 के बाद जिनका साहित्य है, क्योंकि अब तक बात कर रहे हैं, एक लंबा पीरियड है, एक लंबा अंतराल है, तो उसके बीच में अनेक निबंधकार और निबंध साहित्य प्रकाश में आया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध के क्षेत्र में एक नवीन शैली का प्रारंभ किया। नवीन भाषा के तेवर लेकर के, नवीन विषयों को लेकर के, और मूलतः चिंतन प्रधान निबंधों की रचना की, जिससे प्रभावित उनके समकालीन निबंधकार भी हुए और परवर्ती निबंधकार भी शुक्ल जी से प्रभावित हुए। और न केवल वैचारिक चिंतन प्रधान निबंधों की रचना की गई, अपितु इस युग में अन्य निबंधों की भी रचना हुई। समीक्षात्मक निबंध अधिक लिखे गए, आलोचना परक निबंध, ललित व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना हुई, हास्य व्यंग्य परक निबंधों की, क्योंकि परिवेश ऐसा था, परिस्थितियां ऐसी रही, राजनीति पर, सामाजिक स्थितियों पर,
प्राचीन परंपरागत रूढ़ियों पर व्यंग्य करते हुए, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्य करते हुए तो हास्य व्यंग्य परक निबंधों की भी रचना की। तो शुक्लोत्तर युग में हम बात करेंगे कौन कौन से वैचारिक निबंधकार हुए, उनकी कौन से निबंध संग्रह थे, ललित या व्यक्ति व्यंजक निबंधकार कौन हुए, समीक्षात्मक निबंधकार और हास्य व्यंग्यकार। पहले हम सिर्फ उन निबंधकारों की सूची को जानेंगे। वैचारिक निबंधकारों में देखें तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, श्री इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर। ये मूलतः वैचारिक निबंधकार माने गए। इनके निबंध चिंतन प्रधान निबंध थे। जिस भी विषय को उठाया उस पर गंभीर चिंतन करते हुए, उसके विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए वे विषय को आगे बढ़ाते हैं। छायावाद युग में प्रसिद्ध एक समीक्षक हुए पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, और इन्होंने समीक्षात्मक निबंधों की भी रचना की। ऐसे ही रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने समीक्षात्मक निबंधों की रचना की। कवियों को लेकर, काव्य प्रवृत्तियों को लेकर, साहित्य की विभिन्न विधाओं को लेकर के आलोचना परक समीक्षात्मक निबंधों की रचना इस युग में, छायावादोत्तर युग में अधिक हुई। ऐसे ही ललित निबंध या व्यक्ति व्यंजक निबंधों की बात करें तो उस यद्यपि शुक्ल जी से पूर्व भी ललित निबंधों की रचना हो रही थी, परंतु उसको एक विशेष स्थान दिलाने का या ललित निबंधों के क्षेत्र में एक नवीन शैली लेकर के प्रस्तुत होते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनके निबंधों से प्रेरणा प्राप्त करके ललित निबंधकारों की एक लंबी सूची हमें इस युग में दिखाई देती है। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि, धर्मवीर भारती, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शिव प्रसाद सिंह आदि ये वे निबंधकार रहे जिन्होंने भाव व्यंजक, व्यक्ति व्यंजक, आत्माभिव्यक्ति परक ललित निबंधों की रचना की। इसी तरह से इस काल में हास्य व्यंग्य परक निबंधों की भी रचना हुई। इससे पूर्व हास्य व्यंग्य परक निबंध हमें छुटपुटी दिखाई देते हैं, पर इस युग में इन हास्य व्यंग्य परक निबंधों की एक लंबी परंपरा है। हरिशंकर परसाई, बेडब बनारसी, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली, केशव चंद्र वर्मा, रविंद्रनाथ त्यागी, सुदर्शन मजीठिया आदि अनेक निबंधकार हुए जिन्होंने समाज में परिव्याप्त भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी को या गरीबी को, राजनीति में फैले हुए भ्रष्टाचार को, नेताओं के ऊपर अनेक व्यंग्य परक निबंधों की रचना की, और ये निबंध साहित्य को एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाने में भी इन निबंधों का योगदान रहा। आज के हम इस चर्चा में बात करेंगे सबसे पहले वैचारिक चिंतन प्रधान निबंधों की, जिसकी परंपरा का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। साहित्य के विभिन्न विषयों को आधार बना करके कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रस मीमांसा आदि विषयों को लेकर के जो चिंतन प्रधान निबंधों की रचना शुक्ल जी ने की, उसको केंद्र में रखते हुए उसके आधार पर इस छायावादोत्तर युग में भी ये परंपरा आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। इस परंपरा का विकास हमें वैचारिक निबंधकारों में दिखाई देता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा के संबंध में गवेषणा पूर्वक निबंधों की रचना की। गवेषणा परक, अनुसंधान, शोध परक,
वे समय था जब भाषा को लेकर और संस्कृति को लेकर एक सजगता जागृत हुई थी। उससे पूर्व द्विवेदी युग में तो भाषा को लेकर के अनेक बहसें चली, अनेक आंदोलन भी हुए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के लिए। तो यही एक समय था जब भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करना, उसके पुनरुत्थान के लिए और जन जागरण लाने के लिए और हिंदी भाषा के बारे में एक संवेदना स्थापित करना या हिंदी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक निबंधकारों ने निबंधों की रचना की। तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के संबंध में गवेषणापरक, शोधपरक निबंधों की रचना की और बड़ी गंभीर और सुलझी हुई भाषा शैली में इन्होंने निबंध लेखन किया। इनका निबंध संग्रह है विचारधारा, जो 1953 में 1953 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से वैचारिक निबंधों की परंपरा को आगे बढ़ाने में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का भी योगदान रहा। एक अन्य निबंधकार हुए डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय दृष्टिकोण से चिंतन किया। भारतीय संस्कृति केंद्र में रही, भारतीय विचारधारा केंद्र में रही और जीवन की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को लेकर निबंधों की रचना की। इनके निबंध संग्रह है स्फुट विचार, 1953 में प्रकाशित हुआ। भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, ये भी इनका एक निबंध संग्रह है। तो भाषा को लेकर के इस युग के निबंधकारों ने विशेष चिंता और चिंतन किया है, क्योंकि समाज में, राष्ट्र में हिंदी भाषा को स्थापित करने का, उसकी शक्ति को बढ़ाने का और भाषा के माध्यम से राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास इन निबंधकारों का रहा है। तो भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, ये भी डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध संग्रह रहा। इसी तरह से इस युग के एक अन्य निबंधकार हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने निबंधों की जो परंपरा प्रारंभ की थी, भारतीय संस्कृति को लेकर, इतिहास, पुरातत्व आदि को लेकर, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल करते हैं। एक प्रसिद्ध समीक्षक, प्रसिद्ध आलोचक भी रहे, इतिहास के विद्यार्थी रहे। इतिहास में इन्होंने एमए किया था, इतिहास के ज्ञाता थे और पुरातत्व के ज्ञाता थे। तो भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला तथा पुरातत्व आदि विषयों पर इन्होंने मुख्य रूप से निबंध लेखन का कार्य किया। इनके निबंधों की बात करें तो इनके निबंध संग्रह प्रसिद्ध रहा माता भूमि, और ऐसे ही इनका एक अन्य निबंध संग्रह रहा पृथ्वी पुत्र। इन निबंध संग्रह की रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने की, जिसमें भारतीय संस्कृति को, भाषा संबंधी चिंतन को मूल विषय बनाया गया, मूल रूप से प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से एक अन्य निबंधकार हुए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय भी इतिहास के विद्यार्थी रहे, एमए इतिहास में किया हुआ था और विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रहे। 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन आपके द्वारा किया गया। मौलिक और स्वतंत्र विचारक रहे। जिस भी विषय पर उन्होंने निबंध रचना की, उस पर मौलिक चिंतन किया, एक स्वतंत्र दृष्टि से, परंपरा को ना अपनाते हुए एक स्वतंत्र दृष्टि से, एक स्वतंत्र विचारक के रूप में उस विषय के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन किया और फिर इन्होंने निबंधों की रचना की। आप एक प्रसिद्ध आलोचक भी रहे। आपने यात्रा वृत्तांतों की रचना की, देश विदेश की यात्राएं की और उन यात्राओं को, उन यात्राओं से संबंधित अनुभवों को आपने अपने यात्रा साहित्य में प्रस्तुत किया।
संस्मरण की रेखा चित्र लेखन किया, पुरातत्व लेखन किया, क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी रहे और पुरातत्व के विशेष ज्ञाता भी थे। तो हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं को लेकर के यात्रा, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध आदि सभी विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया और पूरा मौलिक चिंतन, इतिहास के एक एक पहलू को उद्घाटित करते हुए पुरातत्व संबंधी निबंधों की रचना डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा की गई। इतिहास का इन्होंने प्रगतिशील दृष्टि से विश्लेषण किया। इतिहास की मार्मिक घटनाओं को केंद्र में रखते हुए इन्होंने निबंध लिखे। केवल इतिहास प्रस्तुत करना इनका उद्देश्य नहीं था, अपितु इतिहास में वे घटनाएं जो वर्तमान को अधिक प्रभावित करती हैं, जो अधिक मार्मिक घटनाएं रही और जिनसे वर्तमान प्रभावित हो सकता है, उनको केंद्र में रखते हुए आपके द्वारा निबंध लेखन किया गया। संस्कृति से संबंधित भारतीय संस्कृति को केंद्र में रखते हुए, भारतीय कलाओं को केंद्र में रखते हुए तत्संबंधी निबंध लेखन किया और आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह रहे साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह थे। इसी तरह से अगले हमारे निबंधकार हैं जैनेन्द्र कुमार। हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार के रूप में इनकी विशेष पहचान रही है। इनके उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हुए, सुनीता, परख, त्यागपत्र आदि उपन्यास, और मनोवैज्ञानिक निबंधों की रचना, उपन्यासों की रचना की, मनोविज्ञान परख निबंधों की रचना की, कहानियों की रचना की। पाजेब इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जो बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। तो प्रारंभ तो इन्होंने कहानियों और उपन्यासों के लेखन से किया था, परंतु उसके साथ साथ निबंध लेखन के क्षेत्र में भी आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आपकी प्रतिभा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गांधीवादी दार्शनिक रहे आप, गांधीवादी विचारधारा से पूर्णतया प्रभावित थे और एक स्वतंत्र मौलिक चिंतक, विचारक, साहित्यकार के रूप में आपकी रचनाएं हमारे सामने आती हैं। जहाँ तक इनके निबंध संग्रह की बात करें तो इन्होंने विचार प्रधान निबंधों की अधिक रचना की, जिनमें इनका मौलिक चिंतन उभर करके आता है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह रहे जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, काम, प्रेम और परिवार, इतस्तता, समय और हम, परिप्रेक्ष्य। ये इनके चिंतन प्रधान, विचार प्रधान निबंध संग्रह रहे। जहाँ तक हम इनके निबंधों की विशेषताओं की बात करें कि जैनेन्द्र कुमार जी के निबंधों की, उनकी भाषा शैली की क्या विशेषता रही, तो पहले हम देखें कि इन्होंने किन विषयों को आधार बनाया। इन्होंने विभिन्न विषयों को केंद्र में रखते हुए, उनके विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करते हुए निबंधों की रचना की। धर्म को केंद्र में रखते हुए नीति, दर्शन, साहित्य, समाज, कला, नैतिकता, राष्ट्र, विज्ञान आदि विषयों पर इन्होंने निबंधों की रचना की। इनके निबंध आधुनिक बोध से जुड़े हुए हैं। वे एक और नैतिकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, परंतु वो धर्म को या नैतिकता को प्राचीनता के साथ न जोड़ते हुए आधुनिक संदर्भ में देखते हैं। राष्ट्र की बात करते हैं तो दूसरी ओर विज्ञान को भी महत्व देते हैं। तो परंपरा को और आधुनिकता को, प्राचीनता को और वैज्ञानिक दृष्टि को, दोनों को साथ साथ लेकर चलने के हिमायती रहे। और एक और जब वो नीति की, दर्शन की बात करते हैं तो साथ में ही आधुनिकता बोध की भी बात करते हैं।
एक और जहां वे समाज में धर्म को महत्व देते हैं, दर्शन को महत्व देते हैं, वहीं समाज में विज्ञान के महत्व की भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने निबंधों में विभिन्न विषयों को आधार बना करके कहीं उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, कहीं आधुनिक बोध की दृष्टि से, कहीं वैज्ञानिक चिंतन से युक्त होकर के विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। और विषय की दृष्टि से इनके निबंध परंपरा से हट करके हैं। जो परंपरा पहले धर्म नीति को लेकर के या इतिहास को लेकर के या दर्शन को लेकर के निबंध लेखन की रही, उसी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये उस परंपरा से हट करके एक नवीन दृष्टि को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत करते चले जाते हैं, जिसके कारण इनके निबंध नई अर्थवत्ता से युक्त हो जाते हैं। उनमें नए संदर्भ जुड़ते हैं जो वर्तमान काल में समसामयिक हो जाते हैं, प्रासंगिक हो जाते हैं। और जहां तक भाषा शैली की बात करते हैं तो इन्होंने कहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान रखते हुए गंभीर भाषा का प्रयोग किया है, कहीं सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। कहीं निबंधों में हम देखते हैं कि जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कहीं कहीं उनमें उलझाव आ जाता है, जो उनके निबंधों के में ही नहीं, उपन्यासों में भी दिखाई देता है, उनकी कहानियों में भी दिखाई देता है। तो समाज में जिस तरह से उलझन है, सामाजिक विषयों को जब वे केंद्र में रखते हैं तो उसकी भाषा शैली जब वो है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ जटिलता, कुछ उलझाव दिखाई देता है। और विषयों में मौलिकता है इनके निबंधों की, और यही इनके निबंध परंपरा से हट करके कहे जाते हैं, नई अर्थवत्ता से युक्त हो जाते हैं। और हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य का विकास, इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी, जिन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं पर विस्तार से वर्णन किया है और बड़ा प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। उन्होंने जैनेन्द्र के निबंधों को देखते हुए, उनकी समीक्षा करते हुए कहा कि जैनेन्द्र के सोच विचार का भी अपना ढंग है। कभी वे प्रश्न को सीधे उठा लेते हैं और उसको लेकर क्रमशः गहरे उतरते जाते हैं, कभी मूल विषय से हटकर कुछ दूसरे प्रसंग को चर्चा का विषय बनाकर पाठकों को चौंकाते हुए प्रतिपाद्य विषय पर आते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि उनके निबंधों में बीच बीच में कहीं उलझाव भी दिखाई देता है, कहीं कहीं वो जटिलता भी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक वर्णन करते हुए वे विषयांतर भी हो जाता है। तो यही बात रामचंद्र तिवारी जी भी कह रहे हैं कि मूल विषय से हटकर कुछ दूसरे प्रसंग की चर्चा करने लगते हैं, और जब वो दूसरे प्रसंग की बात करते हैं तो पाठक भी चौंक जाते हैं और फिर प्रतिपाद्य विषय पर लौट आते हैं। कभी प्रतिपाद्य विषय को किसी सूत्र में बांधकर उसी सूत्र की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं, कभी एक कथात्मक संदर्भ गढ़ लेते, कोई एक कहानी, कोई एक प्रसंग ले लेते हैं और उसके माध्यम से प्रतिपाद्य विषय को प्रभावपूर्ण बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से इनके निबंधों की अपनी एक शैली है, इनके निबंधों का एक अपना एक रुझान सा है, उसके अपनी ही एक प्रस्तुति करने का ढंग है। जिस तरह से आचार्य शुक्ल जी सूत्र रूप में बात करते हैं, एक सूत्र वाक्य बोलते हैं और फिर व्यास शैली में उसका स्पष्टीकरण करते चले जाते हैं, उसी परंपरा को निभाते हुए, परंतु उसमें अपनी मौलिकता का, अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए जैनेन्द्र जी उस बात को सूत्र में बांधते हैं, पर उस सूत्र की व्याख्या वे किसी प्रसंग के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से, कोई काल्पनिक संदर्भ गढ़ करके और उसके माध्यम से प्रतिपाद्य विषय को अपनी प्रभावपूर्ण प्रस्तुति करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में जैनेन्द्र जी ने अपनी प्रतिभा का विशेष रूप से परिचय दिया है।
इसी तरह से एक अन्य निबंधकार हैं इलाचंद्र जोशी, हिंदी के सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषण परक उपन्यास लेखक हैं। जहाज का पंछी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, भूत का भविष्य इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्होंने उपन्यास लिखे मनोविश्लेषण परक, जैनेन्द्र की ही परंपरा के। जैनेन्द्र भी मनोविज्ञान को आधार बना करके उपन्यासों की और निबंधों की रचना करते हैं। उसी तरह से इलाचंद्र जोशी भी मनोविज्ञान मनोविश्लेषण परक उपन्यासों के लेखक रहे, पत्रकार भी रहे, अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया और एक समीक्षक के रूप में, छायावादी कविता के समीक्षक के रूप में इलाचंद्र जोशी जी का भी विशेष स्थान है। जहाँ तक इनके निबंध संग्रह की हम बात करें तो इनके निबंध संग्रह है साहित्य सर्जना, जो 1938 में प्रकाशित हुआ। दूसरा इनका निबंध संग्रह है विवेचना, 1943 में प्रकाशित हुआ। विश्लेषण 1953 में प्रकाशित हुआ। साहित्य चिंतन 1954 में। देखा परखा 1957 में प्रकाशित हुआ। तो 1938 से लेकर 1957 तक एक दीर्घ अवधि तक इनके द्वारा निबंध लेखन का कार्य किया जाता रहा और इन्होंने अपने निबंधों में साहित्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है। मूलतः इन्होंने साहित्य के ही विभिन्न विषयों को उठाया है, साहित्य की ही विधाओं पर, साहित्यकारों पर, साहित्यिक विषयों पर चर्चा की और उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया, क्योंकि ये मनोविश्लेषण परक साहित्यकार रहे हैं। तो साहित्य की विभिन्न विधाओं का भी मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते हैं और इनके निबंधों का मूल वर्ण्य विषय ही साहित्य विवेचन रहा है, जो इनके विस्तृत अध्ययन का सूचक रहा है। अभी हमने बात की थी उनके प्रमुख निबंध संग्रहों की। इन निबंध संग्रहों में कुछ ऐसे विशेष निबंध हैं जो प्रमुख रहे और पाठकों के द्वारा सराहे भी गए और उनकी वो चर्चित भी रहे, जैसे मानव धर्मी कवि चंडीदास, शरद चंद्र की प्रतिभा, साहित्य में दुखवाद, बाणचरित, मृच्छकटिक, प्राचीन युग का छायावादी नाटक आदि। तो ये कुछ ऐसे निबंध थे जो इनके प्रसिद्ध रहे और जो इन्होंने निबंध संग्रह लिखा साहित्य सर्जना, उस निबंध संग्रह की भूमिका में निवेदन वे प्रस्तुत करते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे विचारों से कितने पाठक सहमत होंगे, पर यदि साहित्य मर्मज्ञ इनमें सहृदयता तथा अंतरानुभूति का कुछ भी अंश, कुछ भी लेश पाएंगे तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा। तो इस तरह से इन्होंने साहित्य सर्जना निबंध की भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया कि भले ही वे विचार परक चिंतन प्रधान निबंधों की रचना कर रहे हैं, परंतु उनमें सहृदयता भी है, उसमें एक आंतरिक अनुभूति का अंश भी है और उस अनुभूति को, उस अंतरानुभूति को, उस सहृदयता को अगर पाठक अनुभव कर पाते हैं तो वे अपने इस निबंध लेखन के श्रम को सार्थक समझेंगे। तो इस तरह से इलाचंद्र जोशी जी ने साहित्यिक विषयों को केंद्र में रखते हुए निबंधों की रचना की। तो अभी मित्रों, हमने शुक्लोत्तर युग में 1940 से लेकर अब तक जो वैचारिक निबंधों की रचना हुई, चिंतन प्रधान निबंधों की रचना हुई और उनके जो निबंधकार रहे उन पर संक्षेप में चर्चा की है। अगले व्याख्यान में हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उन निबंधकारों की चर्चा करेंगे जो छायावाद युग में केवल निबंध के क्षेत्र में ही आगे नहीं रहे, अन्य साहित्यिक विधाओं में भी उनका विशेष योगदान रहा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अगले व्याख्यान में हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।